हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑडियो बुक 3 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, ऑडियो बुक 1 में हमने लोकोमोशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मसल के बारे में पढ़ा, क्या होती है, कैसे दिखती है। ऑडियो बुक 2 में हमने मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लिया था। ये ऑडियो बुक 3, इसके अंदर हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कशन मारने वाले हैं। अब डिस्कशन मारने से पहले तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, इस पर्टिकुलर ऑडियो बुक में तुमको डबल मज़ा आने वाला है, क्योंकि पहली मैं इसके अंदर तुमको गिने चुने फैक्ट्स बताने वाला हूँ रिलेटेड टू ह्यूमन बोन्स एंड स्केलेटल मसल, और जिनमें से कुछ मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। ठीक है, और दूसरी हम स्केलेटल मसल एक बहुत ही अलग तरीके से करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग ऑडियो बुक। स्केलेटल सिस्टम पहले नॉर्मल पढ़ लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। कुछ कार्टिलेज और बोन से मिलके जो है स्केलेटल सिस्टम बनता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट बोन को कहते हैं। जैसे नोज़ की जो बोन होती है, नोज़ की टिप या नोज़ की पूरी जो बोन रहती है वो कार्टिलेज होती है। जो कान है, कान में ऊपर मोड़ देते हैं ना, बोलते हैं नहीं 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 टूट रहा है ना, क्या बोलते हैं दर्द हो रहा है ज़्यादा मत मोड़, टूट जाएगा। तो कान में भी कार्टिलेज होता है। ठीक है, उसके बाद दिस सिस्टम है सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय बॉडी। ये जो सिस्टम है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बॉडी के मूवमेंट में। और जैसा कि तुम्हें पता है बोन्स जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी है। अगर ये तुम्हें बताने की ज़रूरत पड़ी तो भाई तुम बायो पढ़ना छोड़ दो। इमेजिन चूइंग फूड विदाउट जॉ बोन एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन। सोचो तुम खाना चबा रहे हो बिना अपने मुंह के हड्डी के, और तुम चल रहे हो बिना अपने पैर की हड्डी के, तो तुम्हारा क्या होगा भाई? बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। बोन और कार्टिलेज जो होते स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो एक दूसरे के लिए बने हैं जन्म सिद्ध अधिकार से। ठीक है, फॉर्मर हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट इन इट एंड later has slightly pliable matrix due to chondroitin salt। chondroitin salt और कुछ मैट्रिक्स से मिलके बना हुआ रहता है अपना कार्टिलेज। जबकि इन ह्यूमन बोन दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। सबको पता है यार, बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं। इट इज ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिवीजन। जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। देखो एक्सियल जो होता है ना, स्कल, चेस्ट, पेल्विक। एक्सियल में आते हैं हाथ और पैर, अपेंडिकुलर में आते हैं। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन कंप्राइज ऑफ 80 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग मेन एक्सिस ऑफ बॉडी, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स। ये एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। ठीक है, और जो अपेंडिकुलर है या अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसके अंदर हाथ और पैर आ जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा सरप्राइज रिवील होने वाला है विद इन 2 सेकेंड्स। 3, 2, 1 बूम। अब अपन पढ़ने वाले स्केलेटन की 3D एनाटॉमी के एनिमेशन से। ठीक है, एकदम मज़ा आने वाला है, तो मज़े के लिए कुर्सी की पेटियां बांध लो। एनिमेशन के थ्रू अपन खोपड़ी और खोपड़ी के सारे स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अपने फेवरेट घोस्ट राइडर, अगर तुमको घोस्ट राइडर पसंद है तो उसको टैग ज़रूर करना इंस्टा की आईडी पे, जो कि तुमको पता है मेरी नाम की विक्रमादित्य अहर राव। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले आ जाते हैं अपन अपर लिम्ब पे। अपर लिम्ब में अपन सबसे पहले हाथ की जो बोन उनको कवर करते हैं। तो अपर लिम्ब में देखो, जैसा कि तुम देख सकते हो इसमें क्या क्या आती है, ये देखो। सबसे पहले ये कौन सी बोन है, रुको मैं जूम करता हूँ। ग्रेट, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी पिने हैं, अपन इसको पिन चुभाने वाले हैं। ये है अपनी पूरी की पूरी क्लाविकल। ये जो तुमको येलो कलर की दिख रही है अपनी पूरी क्लाविकल। इसके नीचे ये है पूरी स्कैपुला, जो कि राइट साइड वाले हाथ की है। ठीक है, राइट साइड वाले हाथ की। उसके बाद अपने पीछे वाले पे आ जाओ। स्कैपुला असल में अपन बोलते हैं ना कि अपने पीछे पीठ के पीछे कुबड़ा निकला हुआ है। कुबड़ा नहीं बोलते, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें नहीं पीछे से हड्डियाँ दिखने लगती है ना, तो ये यही होती है स्कैपुला।
ये राइट साइड की स्कैपुला है, राइट आर्म की। फिर ये है ह्यूमरस, हाथ की पहली बोन। और फिर ये है रेडियस। रेडियस देखो, जो थंब है ना, ये देखो ये थंब है, ये पूरा का पूरा थंब है। इस थंब की तरफ की जो बोन होगी ना, उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। और उसके अपोजिट जो छोटी उंगली की तरफ है ना, अपनी एक छोटी उंगली होती है, उसकी तरफ की जो हड्डी है ये, इसको कहेंगे अल्ना। क्या कहेंगे? अल्ना। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ, ये अपने को दिख रहे हैं हाथ। हाथ में देखो 8 हड्डियाँ दिखेंगी। मतलब हाथ की जो कलाई होती है ना, यानी कि जहाँ पे डॉक्टर नर्व पकड़ के चेक करता है, वहाँ पे 8 बोन्स है। ये देखो, एक, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं, इसको स्कैफियड कहते हैं, इसको लूनेट कहते हैं, इसको पिसीफॉर्म कहते हैं, इसको ह्यूमेट कहते हैं, इसको कैपिटेट कहते हैं और इसको ट्रेपेजॉइड कहते हैं। इस तरीके से टोटल 8 बोन्स होती हैं। ये अपना बनाती है कार्पल। क्या बनाती है? कार्पल। जबकि अपना जो पाम है, अपना पाम जहाँ पे अपने हाथ की रेखा बनी हुई होती है, वो उसको अपन कहते हैं फैलेंजेस। ठीक है, मतलब फैलेंजेस नहीं, मेटाकार्पल। ठीक है, मेटाकार्पल। ये क्या हो गई? कार्पल। ये सारी की सारी, ये पूरा क्या बना रहा है? कार्पल। जस्ट वाइल, ओके वेट। देखो, अपने हाथ की जो स्किन है ना, स्किन के अकॉर्डिंग जो अपने हाथ की लकीरें जहाँ होती है या जहाँ पे अपनी उंगलियाँ जुड़ी हुई रहती हैं, उसके बीच में जो पाम वाला हिस्सा होता है, पाम, जहाँ पे अपन जॉली के लिए डॉट बनाते हैं, उसको कहते हैं क्या? मेटाकार्पल। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। जबकि ये जो 8 बोन्स होती हैं यहाँ पे कलाई में, इस कलाई को कहते हैं कार्पल। यानी कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये 8 बोन में लाके कार्पल, ये हो गई मेटाकार्पल और ये हो गई फैलेंजेस। फैलेंजेस है ना उंगलियाँ। अब फैलेंजेस जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, 1, 2, 3। सिर्फ अंगूठा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। देखो, उंगलियों में देखोगे ना, तुमको 3 लाइन बनी हुई दिखती है, 1, 2, 3। ये तीनों लाइंस जो है हड्डियों को 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए शो करती हैं। यानी कि लास्ट की जो फिंगर टिप है, ये वाली, ये यहाँ से उंगलियाँ चालू होती है और ये जो है ये अपने हथेली की हड्डियाँ होती है। ठीक है। और कलाई की हड्डियों को क्या कहते हैं अपन? कार्पल। और ये जो होती हैं इसको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। और ये जो होती हैं फैलेंजेस, यानी कि उंगलियां बेसिकली, उनमें टोटल 14 बोन्स होती हैं। कैसे? देखो, अंगूठे में दो डिवीजन दिखाई देते हैं, बाकी की जो 4 उंगलियां हैं उनमें 3 डिवीजन दिखाई देते हैं। तो 4 से 12, 13 और 14। अंगूठे की 2 हैं तो 13 और 14। ठीक है, हाथ की हड्डियाँ क्लियर हो गई। एक बार और बोल लेते हैं एक साथ। कैसे? देखो, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। चलो इसको छोटा कर देते हैं, छोटा 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 छोटा। यहाँ पे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। ये वाली कौन सी हो गई? फैलेंजेस। ठीक है। और ये कौन सी थी? अपनी स्कैपुला, जो कि पीठ के पीछे जुड़ी रहती है। और ये होती है क्लेविकल, जो कि बेसिकली शोल्डर बोन कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। या पहले लोअर लिम्ब कर लेते हैं। हाथ हो गई, अब पैर। देखो, एक हाथ में कितनी बोन होती है? 30। देखो, 1, 2, 3। यहाँ पे कितनी होती है कलाई में? ये यहाँ पे कलाई में देखो, यहाँ कलाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 8 और 3 कितनी हो गई? जस्ट वाइल। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, 3 हो गई। 3 और ये मेटाकार्पल्स, कार्पल्स 8 हो गई। तो 3 और 8 11 हो गई। 11 के बाद 5 मेटाकार्पल, 1, 2, 3, 4, 5। तो 11 और 5 कितने हो गए? 16। 16 और 14 कितने हो गए? 30। यानी कि टोटल अपने एक हाथ में 30 बोन्स होती हैं।
कितनी बोन्स होती हैं? 30 बोन्स होती हैं। तो दोनों हाथ की मिला के कितनी हुई? 60। ठीक है, 60। जो अपना एक्सियल स्केलेटन होता है जिसमें स्कल और रिब्स आती हैं, उसमें होती है कितनी बोन्स? 80। और अपेंडिकुलर में होती है 120। कैसे? एक हाथ की 60 हो गई, दूसरे हाथ की भी 60 हो जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ बोन तो चेंज नहीं होगी। तो एक हाथ की 60 तो दूसरे हाथ की 60, 60 और 60 कितनी हो गई? 120। 120 हो गई। अब पैरों के ऊपर आते हैं। अब पैरों की बात करेंगे। ठीक है, अब मैं पैरों की हड्डियां निकालता हूँ, एक सेकेंड। अब अपन लोअर लिम्स की बोन को देखने वाले हैं। ठीक है, अपर लिम्ब की क्लियर है। अब अपन लोअर लिम्ब की देखने वाले हैं। लोअर लिम्ब में आ जाते हैं। लोअर लिम्ब में आ जाते हैं। ठीक है, लोअर लिम्ब आ गया। लोअर लिम्ब में क्या क्या है देखो। ये क्या है? हिप बोन, या जिसको अपन क्या कहते हैं? पेल्विक। पेल्विक। ये क्या है? फीमर। थाई बोन। थाई बोन को क्या कहते हैं? फीमर। क्या कहते हैं? फीमर। ये क्या है? छोटा सा जो तुमको दिखाई दे रहा है कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है नी कैप। ये क्या होता है? नी कैप, जिसको क्या कहते हैं? पटेला। ऊपर देखो, यहाँ पे नाम लिख के आता है। ये यहाँ देखो, ये जहाँ मेरा एरो दिख रहा है, ये क्या है? पटेला। पटेला के नीचे कौन सी होती है? टिबिया। सबसे लंबी बोन टिबिया। टिबिया के सपोर्ट में एक बोन होती है जिसको शाइनिंग बोन भी कहते हैं। कौन सी? फीबिया। कौन सी? फिब्यूला या फीबिया। ठीक है, उसके बाद जिस तरीके से हाथों में मेटाकार्पल्स थी, ठीक है, इसमें मेटाटार्सल और टार्सल होंगी। यानी कि अपनी कलाई में, हाथ की जो कलाई थी उसमें कितनी बोन्स थी? 8, लेकिन इसमें 7 है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक बोन, जस्ट फॉर लॉजिक, क्योंकि उसमें से एक बोन यहाँ पटेला के फॉर्म में खर्च हो गई, इसीलिए जो कार्पल है यहाँ पे अब 1 2 3 4 5 6 और 7 ही बोन होंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे हाथ में कोई नी कैप नहीं होता, इसलिए हमारी कलाई पे 8 बोन होती हैं, लेकिन घुटने में एक नी कैप होता है, इसलिए जो टार्सल है यहाँ पे 7 बोन होंगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, उसके बाद बाकी का सीक्वेंस सेम है। मेटाटार्सल कितनी हो जाएंगी? 5, और फिर फैलेंजेस कितने हो जाएंगे? 14। ठीक है, ये हो गई पैर की। पैर की हड्डियों के नाम फिर से: फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस। फैलेंजेस। ठीक है, एक मिनट। फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस। फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस और नी कैप, पटेला। नी कैप, पटेला। फीमर, एक सेकेंड, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस। डन। अब इस पैर में कितनी बोन्स हो गई? 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी है? 7। तो 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 14 कितनी हो गई? फिर से 30। यानी कि हाथ और पैर की मिला के कितनी हो गई? 60 और 60 120 बोन्स। कितनी हो गई? 120, क्योंकि एक पैर में 60 है, दूसरे पैर में भी 60, तो ये हो गई कितनी? एक पैर में 30 है, दूसरे पैर में भी कितनी हो जाएगी? 30। 30 और 30 60। हाथ में भी कितनी थी? 30। दो हाथ की मिला दी तो कितनी हो गई? 60। दोनों हाथ और पैर की मिला दी तो 120। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, अब अगर तुमको फुट की बोन्स अलग से देखना है तो तुम देख सकते हो। ये टैलस है, इनको कंबाइंडली अपन टार्सस कहते हैं। ये एड़ी वाली बोन है। ठीक है, फिर ये अपनी नेविकुलर, ये टाइलसस, ये क्यूबॉइड, ये लेटरल क्यूनिफेरम। यहाँ देखो नाम लिख के आता है, यहाँ ऊपर ये दिख रहा है। फिर ये कौन सी है? ये वाली इंटरमीडिएट है, क्यूनिफेरम, और ये मीडियल क्यूनिफेरम। फिर ये कौन सी है? 5th मेटाटार्सल, ये 4th, ये 3rd, ये 2nd, ये 1st। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो, लोअर लिम्ब हो गया, अपर लिम्ब हो गया। अब बात करते हैं ट्रंक की।
ट्रंक मतलब अपने बीच का एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है? स्कल, रिब्स और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे सबसे पहले रिब्स और स्पाइनल कॉर्ड को ख़त्म करेंगे। पहले स्पाइनल कॉर्ड पे आ जाओ। स्पाइनल कॉर्ड में होती है सर्वाइकल। कितनी सर्वाइकल होती है? 5। और सबसे ऊपर होती है एक एटलस। देखो, जो बोन स्पाइनल कॉर्ड और स्कल को जोड़ती है उसको एटलस कहते हैं। C1 ये सर्वाइकल की ही बोन है, लेकिन इसको एटलस कहते हैं C1 क्योंकि ये स्कल और स्पाइनल कॉर्ड को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये C2, C3, C4, C5, C6, C7 7 होती हैं सर्वाइकल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चालू हो जाती है थोरैसिक। थोरैसिक बोन जो होती है ये होती है T1। दिख रहा है यहाँ ऊपर नाम लिख के आता है, बाबा बता रहा हूँ। और ये स्पाइनल कॉर्ड के अपन बोन्स देख रहे हैं। सर्वाइकल की कितनी हो गई? 7, जिसमें से पहली वाले को क्या कहते हैं? एटलस, जो स्कल को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करती है और स्कल के मूवमेंट में हेल्प करती है। डन। टोटल सर्वाइकल कितनी होती है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। फिर आती है थोरैसिक। थोरैसिक कितनी होती है? थोरैसिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 थोरैसिक होती हैं। कितनी होती है? 12 थोरैसिक होती हैं। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये जो अपनी रिब्स है इसकी पहली बोन ये है, ये वाली, और जहाँ अपनी थोरैक्स से स्टार्ट हुई है वो ये है T1। यानी कि रिब्स की सारी हड्डियाँ थोरैसिक के एक अलग अलग बोन से जुड़ी हुई हैं। और क्योंकि थोरैसिक में टोटल 12 बोन है और रिब्स की सारी बोन एक एक थोरैसिक से जुड़ी है और लास्ट के थोरैसिक तक जुड़ रही है। ये देखो, लास्ट के थोरैसिक तक जुड़ रही है, यानी कि रिब्स में भी 12 होनी चाहिए। तो हाँ, रिब्स में भी देखो 12 बोन होती हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, इसके पीछे क्या है? वो है कुंडली पिंडली, अपन अभी देखते हैं। सर्वाइकल हो गई, थोरैसिक हो गई, सर्वाइकल हो गई, थोरैसिक हो गई। अब आ जाओ लंबर पे। ये है L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, L5। और ये कौन सी है? सैक्रम। फिर ये हिप बोन, लेफ्ट और राइट। ये लेफ्ट वाली है, ये लेफ्ट वाली है, ये राइट वाली है। ठीक है, अब आओ रिब्स पे। रिब्स देखो किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। अरे ये तो अपना क्लेविकल है, यानी कि हाथ और रिब्स के बीच में, यानी कि शोल्डर बोन की तरह क्लेविकल काम में आता है। जबकि हाथ को पीछे से कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पीछे से कनेक्ट करने के लिए स्कैपुला होती है। ठीक है, अब रिब्स के बारे में पढ़ते हैं। रिब्स जो होती हैं वो 12 होती हैं। टोटल 24 होती हैं, लेकिन 12 पेयर्स में होती हैं। एक साइड 12, दूसरी साइड 12, 24, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 1 to 8। कितनी? 1 to 8। ठीक है, ये कौन सी रिब्स होती हैं अपनी? 1 to 7। देखो, ये जो बीच की हड्डी है ना, इसको स्टर्नम कहते हैं, जहाँ पे अपनी रिब्स आके कनेक्ट होती हैं। ये स्टर्नम जो है, ये इसके अंदर पाए जाने वाले हार्ट और लंग्स, जो बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन एक चीज़ सोचो, अगर सारी रिब्स आपस में जुड़ जाएंगी तो अपन उठते बैठते समय, लेटते समय वो दबेंगी, और दबने से प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से वो हड्डियाँ टूट सकती हैं। इसीलिए जो 1 2 3 4 5 6 और 7 रिब होती हैं, ये स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं। ये देखो, दिख रहा है, ये 7th रिब है। 7th रिब जो है ये स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जबकि 8th 9th और 10th रिब एक दूसरे से कनेक्ट होके 8th वाली रिब 7th रिब के नीचे वाले हिस्से पे कनेक्टेड है। ये देखो, ये देखो, ये 7th रिब है और ये 8th रिब है।
7th रिब के नीचे वाले हिस्से पे 8th रिब आके जुड़ी है, ना कि स्टर्नम से 8th रिब आके जुड़ी है ना। और ये क्या, 1, 2, 11th और 12th रिब ये तो जुड़ी ही नहीं है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये रिब्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्यों, देखो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन यानी कि जब हम अपनी सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, हमारी रिब्स फूल जाती हैं। तो अगर ये 11th और 12th पेयर भी जुड़े हुए रहेंगे तो रिब्स फूल ही नहीं पाएंगी, और फूल नहीं पाएंगी तो सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो सांस तो ले लेंगे लेकिन लंग्स को जगह नहीं मिलेगी, और वो रिब्स को तोड़ने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जगह नहीं है, रिब्स एक्सपैंड नहीं हो रही। तो रिब्स के एक्सपेंडेशन के लिए ये जो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब है इसका फ्री रहना ज़रूरी है, इसलिए 11th और 12th पेयर ऑफ रिब को फ्लोटिंग रिब कहते हैं, जबकि 8th, 9th और 10th रिब को फॉल्स रिब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फॉल्स रिब कहते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड हो गया और रिब्स हो गई, अब आ जाते हैं पेल्विक पे। तो ये अपनी लेफ्ट वाली बोन जिसको पेल्विक कहते हैं, और ये राइट वाली, इसके बीच में क्या है, सैक्रम, नीचे क्या है यहाँ पे, फिर छोटा सा प्यूबिस रहता है, ये कॉक्सिक है, और यहाँ पे कहीं पे प्यूबिस रहता है, ये शायद इसमें लोकेटेड नहीं है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब अपन ने क्या क्या कर लिया, अपन ने लोअर लिम्ब कर लिए, अपन ने अपर लिम्ब कर लिया, अपन ने ट्रंक कर लिया, डन डन। ठीक है, अब अपन आते हैं स्कल पे। ठीक है, देख के डरो मत, ठीक है, इसको सिर्फ देख के तब डरो जब तुम घोस्ट राइडर की मूवी देख रहे हो। बाकी सब में ये जो स्कल है ना, बहुत प्यारा बंदा है, सबसे क्यूटेस्ट बंदा, मेरा तो बहुत फेवरेट है। ठीक है, अब स्कल की बात करते हैं। स्कल में सबसे पहले फेशियल बोन्स को डिस्कस करेंगे। फेशियल मतलब ये अपना मेकओवर कराता है ना, ना ना, सामने जो बोन दिखती है ना, देखो चेहरे का ये वाला जो हिस्सा है ना जो अपन देखते हैं, इसको जैसे मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ तो मैं तुम्हारा माथे से माथा, गाल और चिन इतने हिस्से को देखूंगा, ना कि तुम्हारे ऊपर के सर के हिस्से को देखूंगा। ये सर के ऊपर के टकले को नहीं देखूंगा मैं तुम्हारे, ना तुम्हारे सर के पीछे के हिस्से के देखूंगा, समझ गए। तो माथा, गाल और चिन यानी नीचे जो चिन होती है ना, वो वहाँ तक के एरिए को फेशियल बोन्स कहते हैं। ठीक है, अब टोटल होती हैं 24। ठीक है, एक्सेल में हालांकि टोटल 80 होती हैं, जिसमें से जो स्कल है वो 2 सेट ऑफ बोन 22 बोन से मिलकर बना हुआ रहता है, और 8 जो होती हैं क्रेनियल बोन्स होती हैं, यानी कि टोटल हो गई कितनी, 30 बोन्स। कितनी हो गई, 30 बोन्स। फेशियल बोन्स जो होती हैं ये होती हैं 14 इन नंबर्स। फेशियल बोन होती है 14 इन नंबर्स। याद करने की ट्रिक, जब तुम किसी को गाल पे घूंसा मारते हो तो तुम्हारी उंगलियों में कितनी हड्डियां हैं, 14। फैलेंजेस कितनी थी, 14। तो जब हाथ की उंगलियों के फैलेंजेस यानी कि ये 14 उंगलियां जब स्कल के सामने वाले हिस्से की 14 हड्डियों पे पड़ती है, तो हाथ की 14 उंगलियां इस स्कल की 14 उंगलियों को का थोबड़ा बिगाड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना भाई, हीरो जब मारता है तो ऐसे ही मारता है ना, साइज देख के थोड़ी मारेगा अब वो, हैं गजब बात करते हो। चलो ऊपर से शुरू करें। ठीक है, ये स्कल जिसमें ये जो सामने की बोन है पिन करते हैं, अब ये होती है अपनी कौन सी, फ्रंटल। ये वाली कौन सी है, फ्रंटल। ये वाली कौन सी है, पैराइटल। पैराइटल बोन 2 होती हैं, देखो यहाँ बीच में देखो तुमको सूचर देखने को मिलेगा, जस्ट वाइल ये देखो क्रैक दिख रहा है, ये क्रैक दिख रहा है क्लियर। तो ये जो पैराइटल बोन होती है जो ऑरेंज कलर की दिख रही है, ठीक है, ये 2 होती हैं। कितनी होती हैं, 2 होती हैं। ये कौन सी है, पैराइटल। फिर सर के नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, वो सिंघम करता है ना, आता माझी सटकली गर्दन के पीछे, एक हाथ बार नहीं बोलता, माथे पे तो बोलता ही है, पीछे भी बोलता है ना। तो पीछे कौन सी होती है, ये पिंक कलर या ब्लू कलर की जो दिख रही है, ऑसिपिटल।
कौन सी होती है? ऑसिपिटल। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये कौन सी है? देखते हैं। ये आए यहाँ पे, ये फेशियल बोन्स हो गई हैं, फेशियल बोन शुरू हो गई हैं। ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है, ये वाली जहाँ मैं अभी पिन पॉइंट कर रहा हूँ, ये है अपनी टेम्पोरल बोन। कौन सी है? टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। ठीक है, फिर आ जाऊँ आँखों के पास। ये कौन सी है? ये नेज़ल बोन। ये कौन सी है? ये इथिमोइड। ये कौन सी है? वोमर। नेज़ल, इथिमोइड, वोमर, ये तीनों मिलके नोज़ की बोन बनाते हैं। फिर ये कौन सी है? मैक्सिला। मैक्सिला यानी कि जो अपने ऊपर की जॉ लाइन होती है ना, ठीक है, ऊपर की जॉ लाइन, उसको कहते हैं मैक्सिला, और नीचे वाली जॉ लाइन को कहते हैं मैंडिबल। ठीक है, फिर अंदर देखते हैं आँख के, दिख रहा है क्या? चलो देख लेते हैं। ये देखो, ये कौन सी है? लैक्राइमल बोन, जहाँ पे अपना कभी कभार देखते हैं ना चीपड़ निकलता है, जिसको बेसिकली अपन चीपड़ कहते हैं, आँख के पास, वो है। इसके पीछे कौन सी है? इथिमोइड बोन। ये कौन सी है? स्फीनोइड। और ये कौन सी है? स्फीनोइड बोन लेसर विंग वाली। स्फीनोइड बेसिकली ये वाली है, ये जो पूरी दिख रही है ना, ये रुको, ये वाली, ये जहाँ मेरा वाइट कलर का डॉट घूम रहा है, ये नहीं, ये पर्पल ब्लूइश कलर की जो भी है, मेरे को कलर इतना समझता नहीं है। ये स्फीनोइड बोन। कौन सी है? स्फीनोइड बोन। ठीक है, इसके दांत दिखते हैं क्या? नहीं। अब यहाँ तुम बोलोगे अरे मैया ये क्या, ये तो बीच में गड्ढा है। ये गड्ढा नहीं है, ये वही हिस्सा है जहाँ पे एटलस बोन स्कल को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ती है, और इसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं, जो ब्रेन से आने वाली वेन्स को या नर्व और न्यूरॉन्स को आपस में स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने में मदद करता है। ये अपन अभी पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में, टेंशन मत लो, सब पढ़ना है 11th में। 12th में तुम्हारा बोझ बहुत हल्का होने वाला है, इसलिए जितना भी उठा सकते हो उठा लो। स्कल की हो गई। अब मैंडिबल की बात करते हैं। ये है मैंडिबल। ये कौन सी है? मैंडिबल, जिसको जॉ लाइन कहते हैं। मैंडिबल के बारे में एक फैक्ट है, मैंडिबल जो है ना, ये सबसे हार्डेस्ट बोन मानी जाती है अपने पूरे ह्यूमन बॉडी की। यानी कि अगर तुमने किसी की जॉ लाइन यानी कि मैंडिबल तोड़ दी, अगर तुमने किसी की जॉ लाइन यानी कि मैंडिबल को तोड़ दिया, तो वो बंदा मर जाएगा। ठीक है, मर जाएगा। उसके अलावा मैंडिबल के अलावा एक और बोन होती है हायोइड, वो इसमें दिख नहीं रही है। ठीक है, हायोइड वो क्या होती है मैं अभी बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। अगर मुझे हायोइड दिखती है तो मैं तुमको अभी बताता हूँ। जस्ट स्कल के नीचे दिखनी चाहिए बेसिकली, है क्या? हाँ है, ये देखो यहाँ पे ये वाली दिख रही है, ये गर्दन के नीचे वाली जस्ट दिख रही है, ये जो चमक रही है, इसको हायोइड कहते हैं। इस हायोइड के बारे में ये फैक्ट है कि तुमने देखा है अक्सर जो जेल के कैदी होते हैं उनको फांसी की सज़ा होती है, सुना है ना? तो फांसी की सज़ा जब होती है और कैदी को फांसी लगाते हैं तो बंदा मरता क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि ये जो हायोइड बोन है, पहली बात तो विंड पाइप कोलैप्स हो जाता है, दूसरी बात जब ये हायोइड बोन ब्रेक हो जाती है तब बंदे का विंड पाइप भी ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये था दूसरा फैक्ट कि किसी भी जेल के कैदी को फांसी का ऑर्डर देते ही जब उसको फांसी चढ़ाते हैं तो हायोइड बोन के टूटने से उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए तुमने देखा होगा किसी का गला दबा के उसको मार दो तो उसकी मौत हो जाती है। अपने को क्या लगता है सांस रोकने से मौत हो गई, सांस रोकने से तो होती है, लेकिन मेन रीज़न है कि हायोइड बोन ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से बंदा तय हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं स्कल को थोड़ा अच्छे से दिखाऊं, इतना अच्छे से तो दिखा दिया, चलो कटोरा कट मिल गया। देखो अगर मैं स्कल को हाफ कट करूं तो यहाँ पे अपना ब्रेन होता है, मस्त जगह रहता है यार ये तो। ठीक है, ये अपना ब्रेन, ठीक है, ये अपने ब्रेन के अंदर, ब्रेन का जो बॉक्स है, क्रेनियल बॉक्स कहते हैं बेसिकली स्कल के इस पार्ट को, यहाँ अपना ब्रेन लोकेटेड रहता है। ठीक है, तो आई होप स्कल से रिलेटेड सारी बोन्स क्लियर हो गई होंगी, फेशियल हो या फिर क्रेनियल हो। ठीक है, ये सब ठीक है। तो गाइस इसी के साथ
हमारा पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम विद द ट्रंक और साथ में अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और हेड मिला के कंप्लीट होता है। और अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो, अगर स्केलेटल सिस्टम याद हो गया हो, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी अपने को पढ़ना है जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स, ठीक है, इसको हमें रफली पढ़ लेते हैं, नॉर्मल रीडिंग। उसके अलावा एक और फैक्टफुल बात है जॉइंट को रिलेटेड, क्या है अभी बताता हूँ। ये देखो, ये जो अपना पैर है ना, पैर में ये जो होता है ना अपनी पटेला, जिसको अपन नी कैप कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, मैंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर एलिमिनेशन में भी बताया था, अगर अपन यूरिन को रोक के रखते हैं तो 2 घंटे बाद यूरिन का जो, जब यूरिन यूरिया के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, तो 2 घंटे बाद क्या होता है, वो वापस में क्या बदल जाती है, वापस से किस में बदल जाती है, अमोनिया में। ये जो अमोनिया होता है, ये जॉइंट में पाए जाने वाले साइनोवियल फ्लूइड को क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। जॉइंट में, जॉइंट देखो जैसे दरवाज़ा होता है, ठीक है, दरवाजे में अपन कई बार क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ताकि जंग लगने पे जब दरवाजा चुर्र चुर्र आवाज़ करते हैं ना, टूं। अरे यार, घोस्ट फिल्म में सबसे मेन रोल दरवाजे का होता है ना, वो चूं करके आवाज़ निकालता है। तो वो चूं आवाज़ जो होती है ना, वो अपनी हड्डियों में भी होती है। ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको देखा होगा, छड़ी पकड़ के उठते बैठते हैं। चलते समय नॉर्मल चलेंगे, लेकिन उठते बैठते समय छड़ी का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उठते बैठते समय पैर फोल्ड होते हैं, पैर फोल्ड होते हैं तो नी कैप पे जोर पड़ता है, और नी कैप में बजाय साइनोवियल फ्लूइड के यूरिक एसिड भर गया है, जिसकी वजह से वो नी कैप खराब होने लगता है। इसलिए घुटनों की मसाज करते हैं, ताकि वहाँ पे जो डिपॉजिट है किसका, यूरिक एसिड का, वो कम हो जाए, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वो है नॉलेज, सिर्फ नॉलेज के लिए सुनना, ठीक है, किसी और चीज़ को मत ले जाना। जब भी किसी की चिता जलती है, ठीक है, तो मैंने देखा होगा मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, बोन्स काय की बनी है, फॉस्फोरस और कैल्शियम की। जैसे ही किसी मरे हुए व्यक्ति की चिता जली तो उसकी बॉडी एकदम से आग पकड़ लेती है, स्किन वगैरह तो आराम से जल जाती है, लेकिन कई बार जो बॉडी की बोन्स है वो जलने में टाइम लेती है। ऐसा क्यों? देखो, अगर मान लो, देखो कई बार तुमने देखा होगा किसी किसी की चिता बहुत जल्दी जल जाती है और किसी की देर से जलती है ना, यानी किसी की एकदम आग लगाई और एकदम धधक के एकदम ऐसी बट्ट से जल जाती है, लेकिन किसी की चिता को 3-4 जगह से आग लगाना पड़ता है फिर वो जलती है। ऐसा क्यों? अब यार एक ट्रेंड है, अगर किसी चीज़ का लॉजिक नहीं पता ना तो फुकट की बातें लगाएंगे। क्या बोलेंगे मरने वाले के लिए? ज़रूर कोई पापी होगा, दुष्कर्म किए होंगे, इसलिए भगवान अपने पास नहीं बुला रहे। लेकिन रीज़न क्या है पता है? बंदा खाया पिया होगा नहीं, बेचारे को खाना मिलता नहीं होगा, बोन बनती है फॉस्फोरस और कैल्शियम की, बॉडी में हो गई कैल्शियम की कमी, ऊपर से फॉस्फोरस मिल नहीं रहा, बॉडी की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। जितनी अच्छी कोटिंग होगी बोन के ऊपर कैल्शियम और फॉस्फोरस की, उतनी ताकतवर तुम्हारी बोन्स बनेंगी। इसलिए दूध पीना चाहिए, कैल्शियम टैबलेट्स खानी चाहिए, समझे। लेकिन ये ट्रेंड है, किसी चीज़ में कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो सीधे भूत को घुसेड़ देते हैं। एक और बहुत ही लॉजिकल फैक्ट है, बताऊँ क्या? सुनना ध्यान से। जब किसी को दफनाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में क्या करते हैं, कोई बरगद वगैरह के पेड़ के नीचे दफनाते हैं, गाँव में, विलेज साइड में। जब दफनाते हैं तो क्या होता है, अब एकदम 10-15 फुट नीचे तो दफनाएंगे नहीं, है ना, 6-7 फुट का गड्ढा ही खोदेंगे। होता क्या है, गड्ढा तो खोद देते हैं, चमड़ी गलने में कितना टाइम लगता है? अगर ये डिकम्पोज हो रही है तो मैक्सिमम 10 से 15 दिन या 25 दिन मान के चलो, महीने भर बाद क्या होता है, चमड़ी गल जाती है लेकिन हड्डियां बच जाती हैं। अब हड्डियां बच जाती हैं तो हड्डियां कैसे बचती हैं? अरे यार, डायनासोर के फॉसिल कैसे नहीं मिलते इतने सालों पुराने? इंसान की हड्डी को तो टूट टाट के अलग होने में कितने साल लग जाएंगे। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। अपन ने केमिस्ट्री में 11th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इनफ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस का पढ़ा है।
पढ़ा है। ये क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डालो तो वो तुरंत लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। जैसे सड़क पे वो बोर्ड देखे ना, साइन बोर्ड, रात में उनके ऊपर लाइट जलती है तो चमकते हैं बॉर्डर्स पे अपनी, है ना। लेकिन फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, अगर कोई फॉस्फोरस कंटेनिंग एलिमेंट को तुम लाइट एनर्जी दोगे तो जब तक उसको लाइट एनर्जी मिल रही है वो उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा, और जैसे ही अंधेरा हो जाएगा वो अपने अंदर जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की है उसको एमिट करेगा। अब लॉजिक समझो, अगर किसी बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है, किसी की बॉडी को दफनाया है, 1 महीने बाद क्या होता है, अब बॉडी तो ज़्यादा नीचे गई नहीं है अर्थ के, वहाँ पे सनलाइट तो पहुँचती है, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं पहुँचती तो सीड कैसे जर्मिनेट हो जाता है, बताओ ज़रा। तो जैसी अर्थ के अंदर लाइट पहुँचती है तो दिन भर सूरज की रोशनी जहाँ वो डेड बॉडी गड़ी थी उसके स्केलेटन के ऊपर पड़ती रहती है, और स्केलेटन बना होता है फास्फोरस और कैल्शियम का। बस फास्फोरस पूरी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही सांझ हुई, जैसे ही अंधेरा हुआ, फास्फोरस क्या करता है, अपनी लाइट को एमिट करने लगता है। और क्योंकि स्केलेटन दफनाया था तुमने, किसी की बॉडी दफनाई थी, तो स्केलेटन के फॉर्म में फास्फोरस जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और स्केलेटन के फॉर्म में एमिट करता है। तो होता क्या है, बरगद के पेड़ के नीचे देख के लगता है कि वहाँ पे देख रोशनी चमक रही है, हवा चल रही है और पत्ते हिल रहे हैं और वहाँ पे बिल्ली बैठी है, और फिर गांव में बात फैल जाती है बरगद के पेड़ के नीचे भूत है। और फिर याद भी आता है, हाँ, महीने भर पहले उसके लाश को दफनाया था ना, उसकी डेड बॉडी को, उसकी अधूरी इच्छा होगी पूरी करने आया होगा वापस आत्मा बन के। यानी इस टाइप का इलॉजिकल जो है ना, फिर वो पूरे गांव में फैल जाता है। ये बहुत कॉमन है, विलेज साइड में तो ऐसी भर की कहानियाँ मिलेंगी तुमको भूत प्रेत के किस्सों की, भर के। दादी अम्मा लोग भी कहती होंगी, नानी वगैरह, शाम के टाइम बरगद के पेड़ को नहीं छूना, नहीं तो भूत चिपक जाता है। एक आध दिन दादी को उठा कर ले जाना, देखा ना, हड्डियाँ चमकती है रात को बरगद का पेड़ के नीचे, समझ गए। उसके अलावा, ठीक है, आज के लिए इतना फैक्ट काफ़ी है क्या, अभी चैप्टर बचा है मेरे ख्याल से। चलो एक और बता ही देता हूँ लगे हाथों। अगर तुम कंक्रीट की जगह बोन्स के चूरे का यूज़ करोगे, कंक्रीट मतलब सीमेंट, हाँ जी, अगर तुम सीमेंट की जगह हड्डियों के चूरे का यूज़ करोगे ना, तुम्हारी दीवार की मजबूती ना कंक्रीट की बनी हुई दीवार से भी ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि कोई कर नहीं सकता, किसी की हड्डियों का चूरा बनाने में ही उसका चूरा निकल जाएगा, तो उससे दीवार बनाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं जॉइंट्स पे। जॉइंट्स के बारे में सबको पता है, फाइब्रस जॉइंट होता है, और कौन कौन से जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं वो मूवेबल नहीं होते, ये जो है स्कल में पाए जाते हैं, क्योंकि देखो स्कल की जो बोन्स होती हैं ये हिल डुल नहीं सकती। मतलब अरे यार ये स्कल की बोन है, इसको तुम यहाँ से वहाँ से यहाँ कर सकते हो क्या, नहीं ना, पूरे स्कल को घुमाना पड़ता है, पर्टिकुलर बोन नहीं घुमा सकते। तो फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज बाय flat skull bone, which is fused end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of suture to form the cranium. Cartilaginous joint नाक और कान में पाया जाता है। Joint together with the help of cartilage, joint between adjacent vertebra and vertebral column of this pattern, and it permits limited movement. कान भी तुम पूरा मोड़ोगे तो टूट जाएगा, इसीलिए। Synovial joint characterized by presence of fluid filled synovial cavity between articulating surface of two bone. पैर के बोन के बीच में जो घुटने की बोन होती है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल के बीच में पाया जाता है। हैंग जॉइंट नी जॉइंट में पाया जाता है। पाइवोट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में पाया जाता है। सैडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है, थंब के, ठीक है। अब बात करते हैं डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर को सिर्फ एक बार रीड कर लो, इसको उतना टाइम नहीं लगेगा याद करने का। मायस्थेनिया ग्रेविस, it is an autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle। एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है
वो अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वीकनेस, फटीग, पैरालिसिस हो सकता है स्केलेटल मसल का। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से स्केलेटल मसल्स का टूटना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहलाता है। डिजनरेशन। टेटनी, रैपिड स्पैम इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। जब तुम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो मसल जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, जिसको कहते हैं मसल क्रैम्प आ गया है। ठीक है, ये वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास। जब बोन की हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है तो एज रिलेटेड डिसऑर्डर होने लगते हैं। वही ना, बूढ़े लोगों में हड्डी दर्द देने लगती है, फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए कहते हैं बुढ़ापे में हड्डी टूटती तो जुड़ती भी नहीं है। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज कॉमन कॉज। ईस्ट्रोजन का कम हो जाना इसका मेन कॉज है। गॉट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, जैसे कि मैंने बताया था। साइनोवियल जॉइंट, जो कि बोन, जो कि नी जॉइंट होता है, वहाँ पे पाया जाता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल फ्लूइड, अगर साइनोवियल फ्लूइड की जगह यूरिक एसिड भर जाए और वो क्रिस्टल के फॉर्म में डेवलप हो जाए तो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, तो यार इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर लोकोमोशन मूवमेंट खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू चैप्टर। तब तक दिस इज मी कर साइनिंग ऑफ। और जैसा कि तुम्हें पता है, क्लास 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स वीडियो फॉर्मेट में ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिए गए हैं। ठीक है, और 10 से लेकर 12 तक के सारे चैप्टर, चाहे ऑडियो बुक हो, वीडियो या कोई सा भी हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, वो सब विक्रमादित्य हराव के नाम की प्लेलिस्ट में अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएगा। कई शॉर्ट्स भी डाले हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी बन चुकी है विक्रमादित्य-हराव के नाम से, AHERRAO। उसको भी जाके मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। और उसके अलावा क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर जो डल गए हैं अभी तक, वो हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल। और 11th की फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द एलिमिनेशन एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और 12th की ऑडियो बुक की बात करें तो 12th और 11th के लिए जो ऑडियो बुक की प्लेलिस्ट बनी है, ऑडियो बुक क्लास 11th, ऑडियो बुक क्लास 12th, तो 12th की ऑडियो बुक में फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर डाल चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक दिस इज मी विक्रमादित्य साइनिंग ऑफ। और ऑडियो बुक अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साइलेंट, बाय। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि घोस्ट राइडर कितना पसंद है, कमेंट में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साइलेंट, बाय।